नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने एमपी बोर्ड से प्राप्त जो 4 सेट बच्चों के अभ्यास के लिए आए हैं उनमें से गणित विषय का कक्षा 10 का सेट ए जो है उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इन्हें जानते हैं और समझते हैं इनका अभ्यास कैसे करना है जिससे आप अच्छे से अच्छे अंक पेपर में ला सकते हैं और ये पास होने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए देखते हैं इनको बारी बारी से अपन लोग यहाँ पे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे ये है कि दो संख्याएं a और b इस प्रकार है कि a गुणित b 64 है और ab का जो HCF है वो 16 है। तो LCM अपन को पता करना है। इसलिए अपन फार्मूला जानते हैं कि संख्याओं और उनके LCM और HCF में संबंध बताने वाला जो फार्मूला होता है वो ये होता है HCF गुणित LCM बराबर संख्याओं का गुणा। तो अगर LCM अपन को निकालना है तो संख्याओं का गुणा बटे HCF आएगा। तो संख्याओं गुणा कितना है 64 है और HCF कितना है 16 है। तो 64 बटे 16 यानी जब भाग देंगे 16 का 64 में तो 4 आएगा, यानी LCM इस सवाल के लिए 4 प्राप्त होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा 4। अब दूसरा प्रश्न आता है यहाँ पर कि यदि किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, यानी कि मूलों का जो गुणनफल है शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या होना चाहिए इस बहुपद के अकॉर्डिंग। तो अपन जानते हैं कि जब शून्यों को गुणनफल अपन लोग निकालते हैं तो वो c/a होता है, c/a होता है। तो यहाँ से c और बटे a आ जाएगा, यानी कि दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर ये पहला ए नंबर का सही होगा c/a। तीसरा प्रश्न आता है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पे बात आती है कि इस कंडीशन में इन रेखिक समीकरण युग्म का कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि जब इस तरह की कंडीशन रहती है तो निकाय के जो है अनंत हल होते हैं। ऐसी कंडीशन में जब ये तीनों रेशियो बराबर रहते हैं तो उसमें अनंत हल रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर ये सी नंबर का सही होगा, अनंततः अनेक हल होंगे। ठीक है। अब आता है चौथा प्रश्न कि श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 होगा, यहाँ अपन को बताना है। तो पहले अपन को यहाँ देखना पड़ेगा कि जो कौन सा पद 54 है इसको अपन लोग nवां पद मान लेंगे 54 को, और ये प्रथम पद का मान 6 हो जाएगा और इनका जो अंतर है मतलब जो सर्वांतर है वो 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पे अपन लोग प्रथम पद अपन 54 लिख दिया, मतलब यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर रहे हैं an + a + n - 1 × d। तो an का मान 54 हो गया, a का मान 6 हो गया और d का मान यहाँ पर यानी सार्वंतर का मान 6 हो गया, n - 1 × यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो फिर सॉल्व किया तो 6 से 6 कट गया और 6n = 54 हो गया। तो n का मान निकालेंगे तो 6 नाम 54, तो ये 9 आएगा n का मान, यानी कि हाँ ये जो 54 है वो इस श्रेणी का नवा पद है। तो यहाँ चौथे वाले प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होगा, नवा। अभी पांचवा प्रश्न आता है, इसमें लिखा है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण B का मान पता करिए। तो अपन देख पा रहे हैं कि इन भुजाओं में जो संबंध है वो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर AC का वर्ग करते तो 144 आता है, BC का वर्ग करते तो 36 आता है और AB का वर्ग करते हैं तो 108 आता है। तो यहाँ पे अपन जब 108 को और ये 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144, मतलब AB का वर्ग + BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग यहाँ पर आ रहा है, यानी पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर काम कर रही है और AC यहाँ पे कर्ण का काम कर रहा है। तो इसके सामने की कोण कौन सा होगा B होगा। तो जो B कोण है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि अपन जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण होता है उसके सामने जो कोण रहता है वह 90 डिग्री का होता है। तो कोण कौन रहेगा B रहेगा, तो B का मान 90 डिग्री आएगा। तो पाँचवें प्रश्न का उत्तर जो है वो सी नंबर का होगा 90 डिग्री। इसके बाद अपन छठवां प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि दो बिंदुओं पहला बिंदु जो है x1 y1 है और दूसरा बिंदु x2 y2 है कि बीच की दूरी अपन को पता करना है। तो बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो अपन सिंपल से जानते हैं
कि जो x वाले मान होते हैं उनका अंतर का वर्ग प्लस y वाले जो मान होते हैं उनके अंतर का वर्ग का योग अंडर रूट में लेते हैं तो वो दूरी निकल आती है। तो ये पहला वाला जो है इसमें सही है। तो x के मानों का अंतर का वर्ग है ना प्लस y के मानों का अंतर का वर्ग और अंडर रूट लगा देते हैं। तो ये दूरी का फार्मूला ये ए नंबर का सही है। तो छठवें प्रश्न का जो ए नंबर का सही है ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं खाली स्थान, रिक्त स्थान आते हैं, इनको देख लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे बात ये आती है यह लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को जो भाज्य संख्या होती है उसको अपन लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ खाली स्थान में अभाज्य आएगा, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अपन लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभाज्य भरा होगा इस खाली स्थान में। फिर दूसरा आता है द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान सूत्र है। तो अपन जानते हैं कि द्विघात समीकरण जो विभक्तिकर होता है उसका सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तीसरा प्रश्न है इसका, यदि किसी समांतर श्रेणी का n पद 3 + 2n है तो श्रेणी का प्रथम पद कौन सा होगा। तो ये जो n पद है इसमें अगर n का मान अपन लोग 1 रख देंगे तो पहला पद आ जाएगा। तो n का मान जब 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5, यानी कि पहला पद 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 अपन लोग भरेंगे, 5 भरेंगे। ठीक है बच्चों, फिर ये चौथा प्रश्न यहाँ पे आता है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। तो जो समकोणिक त्रिभुज होते हैं, समान कोणिक त्रिभुज होते हैं, उनमें संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। तो यहाँ बराबर आएगा या फिर समान लिख सकते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न है 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। तो अपन देख पा रहे हैं कि ऊंचाई भी इसमें 3 है और यहाँ नीचे वाला जो हिस्सा है आधार है वो भी 3 है। तो जब अपन जानते हैं दो भुजाएं जब बराबर रहती हैं तो समबाहु त्रिभुज रहता है और समबाहु त्रिभुज में दो कोण जो है 45 डिग्री के होते हैं। तो ये वाला जो कोण भी 45 डिग्री का यहाँ होगा। ठीक है दोस्तों, अभी छठवां प्रश्न आता है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने वाली रेखा, और जो वृत्त को दो बिंदुओं पर जो प्रतिष्ठित करेगी रेखा वो कौन होती है, वो होती है छेदक रेखा। अगर एक वृत्त को अगर एक बिंदु पर स्पर्श करे तो वो स्पर्श रेखा होती है, लेकिन वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने वाली रेखा को अपन लोग छेदक रेखा कहते हैं। यहाँ पे छेदक भरा होगा। ठीक है, अब आती हैं यहाँ पे सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ी में जो पहला वाला है उसमें लिखा है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो अपन जान रहे हैं कि एक सरल समीकरण है 1 + cot स्क्वायर थीटा और इसका मान cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। दूसरा इसमें सेक, तो सेक अपन जान रहे हैं सेक से संबंधित कौन सा यहाँ पे दिया गया है। सेक का अपन जानते हैं कि सेक का उल्टा मान 1/cos होता है, तो ये इससे मैच करेगा ए नंबर के से। ठीक है, तीसरे नंबर का है sin वर्ग थीटा + cos वर्ग थीटा। तो ये एक सरल समीकरण है और इसका मान 1 होता है, तो ये इससे मैच करेगा ई से, है ना। फिर चौथा है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फार्मूला अपन जानते हैं कि 2πr होता है, तो ये सी से मिल जाएगा। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र πr वर्ग होता है, तो ये बी से मिल जाएगा। देखिए πr वर्ग, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो ये छठवा जो है वो सही जोड़ी डी से यहाँ पे मिल जाएगी। इस प्रकार से ये सही जोड़ियाँ बनेंगी। अब देते हैं एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्नों को देख लेते हैं, जिनका उत्तर अपन को एक वाक्य में या एक लाइन में लिखना होता है, एक शब्द में लिखना होता है। यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान धनात्मक होता है तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है। तो निश्चित बात है कि जब किसी द्विघात समीकरण में विभक्तिकर का मान धनात्मक होता है तो उसके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसका जो उत्तर है अपन को वो वास्तविक और भिन्न भिन्न लिखना होगा। दूसरा प्रश्न है क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। हाँ बिल्कुल, सभी वर्ग जो होते हैं समरूप होते हैं। तीसरी बात, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। सही बात है, वृत्त को जब वो स्पर्श ही कर रही है तो एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, तो यहाँ इसका उत्तर 1 होगा। चौथा प्रश्न है बिंदुओं 1 4 3 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x के दोनों मानों को जोड़कर 2 का भाग दीजिए और y के दोनों मानों को जोड़कर 2 का भाग दीजिए। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आ गया, तो x का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे उसमें 6 में तो 3 आएगा, तो ये 2 3 इसका मध्य बिंदु होगा। पांचवा प्रश्न है कि इसके घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। अपन जानते हैं घनाभ में 3 कोरव होती हैं, एल लंबाई होती है, बी चौड़ाई होती है और एच ऊंचाई होती है। तो इसके हिसाब से इसका फार्मूला ये तैयार होना चाहिए 2 भार और एल बी प्लस बी एच प्लस
एच है। ठीक है, ये घन आपके संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है। फिर छठवां प्रश्न आता है कि 2, 4, 6, 8, 7, 5, 4, 9, 6, 7, 1, 7 का बहुलक क्या होगा। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है, बहुलक वो पूछा जाता है उन आंकड़ों में से, तो निश्चित बात है कि जो सबसे ज़्यादा बार आंकड़ा आया है वही बहुलक का मान होता है। जैसे अपन देख पा रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार 7 आया। देखिए 7 1, 2, 3 बार आया है, और कोई इससे ज़्यादा बार कोई नहीं आया है, 7 से कम बार ही आए और आंकड़े यहाँ पर। तो 7 यहाँ सबसे ज़्यादा बार आया, और जो सबसे ज़्यादा बार आंकड़ा आता है वही बहुलक का मान होता है। तो 7 इसका बहुलक का मान होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग। 5वां प्रश्न यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे सत्य असत्य वाली बात अपन को यहाँ पे बतानी है। तो पहला है इसमें, यदि किसी बिंदु का भुज शून्य है, ठीक है, जब बिंदु का भुज शून्य हो जाता है तो वो वाई अक्ष पर स्थित होता है, निश्चित बात है, और कोटि 3 है तब वह एक्स अक्ष पर स्थित होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं यहाँ पर कि एक्स अक्ष पर स्थित होगा। जब अपन देख रहे हैं कि भुज का मान जब शून्य हो गया है तो उसे वाई अक्ष पर स्थित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या कह रहे हैं वो एक्स अक्ष पर स्थित होगा। तो ये सरासर गलत है ये स्टेटमेंट, तो ये असत्य होगा। ठीक है। दूसरा जो है, यदि किसी द्विघात समीकरण के व्यक्तिगत का मान शून्य है तो उसका मूल वास्तविक और समान होंगे। ये सही बात है, जब किसी का व्यक्तिगत का मान शून्य हो जाता है तो उसके मूल वास्तविक होते हैं और वास्तव में समान होते हैं। ये सत्य है दूसरा वाला। तीसरा आता है यहाँ पर श्रेणी 2 ऋण 2 2 ऋण 2 एक समांतर श्रेणी है। तो इसके लिए अपन को हर एक पद का अंतर निकालना होगा। अगर वो समान आएगा तो निश्चित रूप समांतर श्रेणी होगी, और अंतर अगर डिफरेंट आएगा हर एक पदों में से तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो अपन लोग पहले 2 पदों को लेते हैं, तो इससे अपन देखते हैं उसका मान निकालते हैं अंतर। तो ऋण के 4 आएगा, लेकिन दूसरे और तीसरे पद से जब अंतर निकालते हैं तो धन के 4 आता है। मतलब हर एक पदों के अंतर से बराबर मान, मतलब एक जैसा मान नहीं आ रहा है इसमें। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी फॉलो नहीं करते हैं आंकड़े। इसका मतलब ये स्टेटमेंट असत्य है, गलत है। चौथी बात आती है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है वो अवनमन कोण होता है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं क्षैतिज रेखा, जब हम आँख से कोई वस्तु को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा जो होती है और जो दृष्टि रेखा होती है उनके बीच का जो कोण होता है वो उस बात पर डिपेंड करता है कि अपन लोग नीचे से ऊपर देख रहे हैं या ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो यहाँ क्षैतिज रेखा दृष्टि जो देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है वो अवनमन कोण बनाती है। तो यहाँ कह रहे हैं तल से ऊपर की ओर देख रहे हैं, जबकि कोण ये कहाँ बनता है, अवनमन नीचे की ओर बनता है। तो यहाँ ये स्टेटमेंट ये गलत है, यानी कि ये स्टेटमेंट असत्य है। 5वां है, एक करानी पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल की शंकु और बेलन का संयोजन होता है। तो साफ देख पा रहे हैं कि बेलन भी है उसमें, देखो, और जब पेंसिल को छीलते हैं अपन लोग तो उसमें शंकु वाला हिस्सा भी कुछ बन जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है 5वां, है ना जी। पेंसिल जो है एक शंकु और बेलन का संयोजन होती है। फिर 6वां प्रश्न आता है, किसी वस्तु की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। तो सही बात है कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, इससे बाहर नहीं जाता है, इसका रेंज इससे बाहर नहीं होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। 6वां प्रश्न भी इसका जो है सत्य है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस तरह से जो MP बोर्ड द्वारा जो गणित के लिए कक्षा 10 के लिए 2023 के लिए जो सेट दिया गया था उसके जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो इस प्रकार थे। तो इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप अपने दोस्तों के लिए भी ये वीडियो शेयर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वो भी इसका अध्ययन कर सकें, अभ्यास कर सकें और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। धन्यवाद साथियों।